अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, जिसमें आवेश कैसा था, बिंदु आकार का था। लेकिन अब आवेश क्या होगा, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आवेश मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जब आवेश बटा हुआ है। ठीक है, मतलब किसी, जैसे ये मार्कर है और मतलब ये तार है मान लेते हैं, और इस पे आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है, तो हमने पढ़ा किसके कारण है, बिंदु आकार के कारण, और हमको इस पूरे तार के कारण निकालना है कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे। तो हम कैसे निकालेंगे वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे, और सबसे जो पहले जो डेरिवेशंस करेंगे आज की, वो है एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। ठीक है, एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। किसके कारण, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब बातें आती है अनंत लंबाई का तार, मतलब अनंत लंबाई का जिसकी लंबाई हमको पता हो। ठीक है ना, उसका शुरुआत कहां से हो रही है वो भी नहीं पता, और एंड कहां पे है वो भी नहीं पता। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब अनंत लंबाई के लिए नहीं निकालेंगे, अपन पहले निकालेंगे परिमित लंबाई के लिए, मतलब जिसकी लंबाई हमको पता हो। तो मतलब हमने एक तार लिया जिसकी लंबाई कितनी है, एल। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, अब एल लंबाई का हमारे पास तार है, और इस पे कितना है कि क्यू आवेश एक समान रूप से बटा हुआ। एक समान रूप से मतलब हर जगह पे, मतलब समान कॉन्टिन्यूअस रूप से वितरित है, एक समान रूप से। इससे आर दूरी पे हमें क्या निकालना है, बिंदु पी है, और इस बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना यार, तो अपन क्या करेंगे, अब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो अगर आवेश बटा हुआ है पूरे पे, हमने पढ़ा किसके कारण है, पॉइंट बिंदु आकार के कारण, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा अल्पांश लूंगा। ठीक है, अल्पांश लूंगा मतलब मैं, जैसे मेरे पास पेन है और इसके मैंने ऐसे छोटा सा टुकड़ा किया, उसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र पता है KQ/R², तो मैं इसके कितने 1000 टुकड़े कर लूं, और 1000 बिंदु आवेश आ गए, और 1000 बिंदु आवेश के कारण क्या कर लूं, मैं विद्युत क्षेत्र निकाल लूं और सबका समाकलन जोड़ दूं, और जोड़ना ही क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। ठीक है, तो मैं वही चीज यहां करूंगा। तो मैंने सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक अल्पांश लेना, तो मैंने यहाँ पे एक dl लंबाई का, ठीक है, और कितने का, dq आवेश का एक अल्पांश ले लिया। ठीक है, और एक अल्पांश मैंने इधर ले लिया, ऐसे हजारों अल्पांश ले सकता हूं मैं इस पे। ठीक है, तो ये भी कितना dl लंबाई का है, और इस पे आवेश कितना है, dq है। और हम जानते हैं अगर इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालनी है, तो यहाँ क्या लेके आएंगे, परीक्षण धन आवेश। ठीक है, जो क्या करने के लिए आते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फील करने के लिए, होती है कि नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। अब ये वाला आवेश, ये कैसा धनावेश है। ठीक है, कैसा आवेश वितरित है, इस पर धनावेश, पूरे तार पर कितना आवेश वितरित है, Q। अब इस धनावेश अल्पांश के कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, ये धनावेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, ये अगर मेरी लाइन है पूरी, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर। अरे यार, होगी कि नहीं होगी, होगी। मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि ठीक है ना, एक ही रेखा कोण बना रही है ना इसके साथ। तुम समझो बात को कि ये है और इससे ये बना है, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। ठीक है ना, क्योंकि ये रेखा तो एक ही कोण पे झुकी हुई है, इसकी स्लोप तो एक ही होगी, तो इधर भी एंगल थीटा है, इधर भी एंगल थीटा है, मुझे पता चल गया। तो इस छोटे से आवेश के कारण, अल्पांश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, अल्पी विद्युत क्षेत्र होगा। उसकी दिशा क्या है, ये दिशा हमेशा कैसे होती है, अलोंग द लाइन होती है, मतलब इस जो जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है, या तो अंदर होगी या बाहर होगी। क्यों, अगर धनावेश है तो बाहर है, और ऋणावेश होता तो खींचता अपनी ओर। इस वाले अल्पांश की भी कारण क्या होगी, इधर होगी, DE। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखो हमें ये बीच में मिला है, ना तो x अक्ष पे और ना y अक्ष पे, तो मेरा परिणामी बीच में। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे नेट निकालना होता है, रिजल्टेंट निकालना होता है, परिणामी निकालना होता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं x अक्ष पे देखूंगा या y अक्ष पे। मतलब मैं क्या करूंगा, मैंने पढ़ा है 11th में कि क्या पढ़ा हुआ है, यहां देख लेता हूं मैं, कि जब भी कोई a वेक्टर, ठीक है, x अक्ष से थीटा कोण पर झुका हुआ है ऐसे,
तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, घटक हो जाते हैं, एक एक्स एक थीटा के बगल वाला ए कॉस थीटा और थीटा से दूर वाला ए साइन थीटा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि दो घटक हो जाएंगे। अगर ये ए वेक्टर है तो थीटा के बगल वाला ए कॉस थीटा और थीटा से दूर वाला ए साइन थीटा। तुम कहोगे सर ये कैसे आ गया, मैं समझा देता हूं। देखो मैं वैसे शॉर्ट में समझा देता हूं कि मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल है, मतलब इतनी ये होगी उतना ही ये लंबाई होगी, ठीक है ना, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं। अब क्या होगा, मुझे थीटा, ये एक त्रिभुज पता है, ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ ए बी ले लेता हूं उसको, ठीक है, ठीक है, ओ पी क्यू ले लेता हूं। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है cos थीटा मुझे दिया, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और थीटा के बगल वाली आधार होती है। तो एक तो मुझे आधार निकालना है और एक लंब निकालना है। मुझे क्या पता है, कर्ण पता है कितना, ए वेक्टर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे मान लेते हैं आधार निकालना है, तो आधार क्या है, आधार निकालना है, और कर्ण पता है। आधार और कर्ण किसमें आते हैं, cos थीटा में। तो cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और कर्ण कितना है, ठीक है, ओपी ओ क्यू, जो मुझे निकालना है। तो यहां से सॉरी, आधार ऊपर आधार बट्टे कर्ण कितना है, ए वेक्टर, तो यहां से ओ क्यू बराबर कितना आ गया, ए वेक्टर cos थीटा, ठीक है। अगर मुझे ये निकालना है, लंब निकालना है, ठीक है, लंब निकालना है तो किसमें आता है, साइन थीटा में। लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है पी क्यू और कर्ण कितना है वही ओपी, ओपी कितना, ए वेक्टर है। तो मेरे पास पी क्यू कितना आ गया, ए वेक्टर साइन थीटा। अरे यार आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ये मेरे घटक हो गए, ये परिणामी था तो इसका एक्स अक्ष में घटक ये हो गया और वाई अक्ष में घटक ये हो गया। समझ में आ गया है, ठीक है ना। नहीं तो मैं बता देता हूं याद करने के लिए कि थीटा के बगल वाला हमेशा cos थीटा होगा और थीटा से दूर वाला हमेशा sin थीटा। मान लेते हैं थीटा यहां नहीं होके यहां है, ठीक है, तो फिर ये इधर वाला cos थीटा इधर वाला sin थीटा हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, थीटा के बगल वाला cos थीटा और थीटा से दूर वाला sin थीटा, ठीक है ना यार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी घटक होंगे क्योंकि ये बीच में, तो या तो एक्स अक्ष पे लूंगा रिजल्टेंट तो मुझे तभी मिलेगा ना। तो मैंने इसका घटक किया, इसका घटक किया तो मैंने बोला ना थीटा के बगल वाला cos थीटा डी cos थीटा और थीटा से दूर वाला sin थीटा डी sin थीटा। थीटा इसका भी करूंगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, डी cos थीटा और थीटा से दूर वाला डी sin थीटा। अरे यार इसका भी क्या होगा, डी cos थीटा और डी sin थीटा, ठीक है। अब ये देखो परिमाण में तो समान है और दिशा कैसी है, विपरीत। मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ये क्या एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, एक दूसरे का परिणामी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, काट देंगे एक दूसरे को। मतलब ये कोई विद्युत क्षेत्र नहीं देगा। विद्युत क्षेत्र हमको कहां मिलेगा, इस दिशा में। और कितना मिलेगा, देखो एक बिंदु आवेश के कारण वो सॉरी अल्पांश के कारण कितना है, डी cos थीटा, एक अल्पांश के कारण। ऐसे कितने अल्पांश बनेंगे इस तार पे, हजारों अल्पांश बनेंगे, तो उनके कारण हजारों डी cos थीटा आएंगे। सबको क्या कर दो, जोड़ दो। और जैसे ही बेटा सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने को क्या कहते हैं, समाकलन। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि मुझे जो कुल विद्युत क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, परिणामी, वो क्या होगा, समाकलन में डी cos थीटा। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर यहाँ दो घटक थे तो डी cos थीटा और दोनों की दिशा एक ही है, मतलब जीरो अंश का कोण है, तो ये तो सीधे सीधे दो सदिश हैं, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो डी cos थीटा और डी cos थीटा 2d cos थीटा होना चाहिए। पर बेटा मैंने जो लिखा है वो ऑलरेडी इनको जोड़ के लिखा हुआ है। समाकलन का चिन्ह क्या बताता है, जोड़ बताता है। और ये सिर्फ दो का नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे अल्पांश बनेंगे। दो तो मैंने बताने के लिए ले लिए, ऐसे और भी बहुत सारे बनेंगे, सबका जोड़ लिखा हुआ है, इसलिए 2d cos थीटा नहीं लिया, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई, यहाँ पे मुझे कुल विद्युत क्षेत्र कहां से मिलेगा, डी cos थीटा। अब मेरा क्या मुद्दा है, मुझे निकालना है, मुझे यहाँ से डी निकाल पता चल जाए तो मैं कुछ करूं, तो डी निकालने की कोशिश करता हूं। डी किसके कारण है, इस अल्पांश के कारण। इस अल्पांश के कारण अगर मैं इस तार को मैं, ठीक है, क्या ये अगर पॉइंट कैसा है मेरा P है और इस तार के दूसरे ए बी है, ठीक है, ए और बी, तो मेरे पास ये जो भुजा है कौन सी, ए पी, ठीक है, इसको मैं सी मान लेता हूं, ये सी पी है, ठीक है। अब मुझे डी निकालना है। इस वाले मैंने कल बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अल्पांश के कारण, तो क्या होते हैं,
कि अब तो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश मिल गया ना, ये काय का कार्य बिंदु आवेश की तरह, ये एक हमने एक पूरे तार में से बिंदु आवेश बना लिया, तोड़ लिया उसको, उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाला। ऐसे कई सारे तोड़े और सबको जोड़ दिया तो पूरे तार के कारण आ जाएगा। तो के छोटे आवेश के कारण dq अपॉन r स्क्वायर, r कौन सी दूरी, इस अल्पांश से इस बिंदु की दूरी, और वो दूरी कितनी है AP, कितनी है AP का होल स्क्वायर, क्योंकि k अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मेरे पास k dq अपॉन AP स्क्वायर आ गया, समीकरण 2 दे दूं। ठीक है, अब मुझे AP का मान पता चल जाए। ठीक है, तो मैं AP का, देखो अभी मैं क्या कर सकता हूं, मुझे AP ही है कि AP ये वाली जो भुजा है उसका मान पता चल जाए कितना है। देखो मुझे पता है एक कोण कितना है थीटा, और थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के बगल वाला आधार होता है। मुझे कर्ण निकालना है, आधार पता है कितना है कैपिटल R, तो मैं क्या करूंगा, कर्ण पता है आधार निकालना है, क्या cos थीटा में आता है, तो cos थीटा बराबर, ठीक है क्या, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है R और कर्ण कितना है AP। ठीक है, तो मैं AP को इधर ले जाऊंगा, cos थीटा को इधर लाऊंगा, तो मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा AP बराबर R बट्टे cos थीटा, और cos थीटा ऊपर जाएगा तो R sec थीटा। मेरे पास AP आ गया। अब मैं AP का मान कहां रख दूं, समीकरण 2 में। AP का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, अब 2 में रख दूंगा तो DE बराबर कितना आ जाएगा, DE बराबर आ जाएगा K DQ अपॉन क्या, R sec थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या दे दूं, समीकरण 3। अब मुझे DE का मान मिल गया, K DQ अपॉन R sec थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं कहां रख दूं, DE की जगह समीकरण 1 में, तो समीकरण 3 से, ठीक है, DE का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, E बराबर समाकलन में, ठीक है, क्या हो जाएगा ना बच्चों, K DQ अपॉन वर्ग खोलेंगे तो R स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। अरे यार आ गया कि नहीं आ गया, मेरे पास आ गया, इनटू क्या है यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, मैंने समीकरण दे दिया इसको 4। ठीक है, समीकरण 4 दे दिया। अब मैं क्या करूं, यहाँ इसके आगे मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मैं किसको गायब करूं किसको नहीं। तो मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि DQ में कुछ कर सकता हूं, आवेश किस पे बटा हुआ है, लंबाई पे, और मैंने पढ़ा था कि एक लंबाई पे वितरित आवेश होता है तो उसका रेखीय आवेश घनत्व पढ़ते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब लैम्डा बराबर DQ बट्टे DL होगा। ठीक है, तो यहां से DL इधर भेज देंगे तो DQ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL हो जाएगा। अरे यार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे पास DQ बराबर आ गया। इसको मैं कहां रख दूं, समीकरण कहां रख दूं, समीकरण 4 में। तो DQ का मान समीकरण, ठीक है, 4 में रखने पर, तो E बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन में K लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। इक्वेशन समीकरण 5 बन गई। अभी भी मेरे पास, मैं दुविधा में हूं क्योंकि अभी मैं सही जगह पे पहुंच नहीं पाया हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास दो चीज वेरिएबल है, एक तो थीटा बदल रहा है। अरे सर थीटा कैसे बदल रहा है, थीटा ऐसे बदल रहा है क्योंकि जब यहाँ पे अल्पांश लिया तो इधर है थीटा, यहाँ पे अल्पांश लिया इधर है थीटा, यहाँ पे अल्पांश लिया तो इधर है थीटा। थीटा अल्पांश लेने से बदल रहा है और डीएल भी बदल रहा है, यहाँ पे अलग अलग डीएल भी बदल रहा है। तो दोनों चीजें वेरिएबल है। समाकलन तो मैं किसी एक वेरिएबल का कर सकता हूँ, किसी एक चर राशि का कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक को गायब करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं डीएल को कोशिश करता हूँ गायब करने की। डीएल क्या है, एल क्या है, ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये क्या है, लंब है, ठीक है, और ये क्या है, आधार। आधार, लंब और आधार किस में आते हैं, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, और लंब कितना है एल, आधार कितना है कैपिटल आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको इधर भेज देंगे, एल बराबर आर tan थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, एल बराबर आर tan थीटा। अब मुझे एल आया है, डीएल कहां है, तो डीएल के लिए क्या कर दूंगा मैं, समाकलन, वो अवकलन कर दूंगा, सॉरी, थीटा के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, डीएल बराबर आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा।
मेरे पास डीएल की वैल्यू आ गई। अब मैं इस डीएल की वैल्यू को कहां रख दूं मैं समीकरण 5 में डीएल की जगह। तो क्या हो जाएगा, डीएल का मान समीकरण 5 में रखने पर, और समीकरण 5 में रखूंगा तो ई क्या आ जाएगा, ई बराबर के लेमडा इंटू डीएल की जगह आर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू क्या बच रहा है, कॉस थीटा साथ में चल रहा है, कॉस। अब क्या करूं, आर से एक आर कट गई, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, के लेमडा अपॉन आर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अरे यार आ नहीं जाएगा, के क्या है, कूलम नियतांक, लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, ये भी कांस्टेंट है, आर क्या है, तार से इस बिंदु की दूरी, ये भी कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आ गया, समाकलन के अंदर क्या रहेगा, cos थीटा रह गया और एक d थीटा रहेगा, ठीक है ना, आ गया ना मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मुझे समाकलन, अभी समाकलन नहीं हुआ है, अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, समाकलन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने तो अभी ई का मान निकाला है कि अल्पांश की वजह से इतना आएगा। अब मुझे समाकलन करना है, तो मैं अब समाकलन करने की मुझे लिमिट कहां से कहां तक करना है, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो बच्चों देखना कि मैं ठीक है, कोण नापता हूं, यहां पे है वो। अब मैं ऊपर चलूंगा तो थीटा 1 कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर ज्यादा नीचे कम, ठीक है, ये तो, और नीचे चला दो थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2। समाकलन तो कहां से हुआ, यहां से यहां तक, ऐसे चलेंगे कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। पर कोण हमेशा कहां से नापते हैं, एक्स अक्ष से, कोण हमेशा कहां से नापते हैं, एक्स अक्ष से। तो मैं अगर मैं इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, ठीक है, तो ये एंगल क्या लूंगा मैं इसको, थीटा 1, ठीक है, और इधर जा रहा हूं तो थीटा 2। तो मैं कोण कहां से नापना है, यहां से, तो मैं कोण तो इधर नापूंगा और इधर आऊंगा तो कोण इधर नापूंगा, पर मैं समाकलन करने किधर जा रहा हूं, समाकलन तो ऐसे ऐसे चल रहा हूं ना, तो मैं ऐसे चल रहा हूं और थीटा नीचे नाप रहा हूं, मतलब दिशा कैसी है, विपरीत। तो कैसे यहां से एक्स अक्ष के नीचे कैसा, माइनस, एक्स अक्ष से ऊपर प्लस, मैं तो ये लेके चलता हूं, ठीक है ना। तो कैसा जाएगा, माइनस के थीटा 2 से ऊपर जा रहा हूं तो प्लस के थीटा। मैं उम्मीद करता हूं तुम समझ गए, ठीक है ना। समझो बात को, क्या है कि एंगल हमेशा यहां से नापा जाता है, मैं मान लेता हूं ये एक्स अक्ष है, ठीक है, तो एंगल हमेशा यहां से नापा जाता है। तो नीचे जाऊंगा मैं समाकलन तो कहां से करूंगा, यहां से, तभी तो पूरे तार के कारण आएगा, जितनी की लंबाई मुझको पता है उतने का, यहां से और यहां तक ऐसे, मतलब मैं चला समाकलन करने, मतलब यहां से यहां तक समाकलन करूंगा तभी तो पूरे तार का आएगा। तो मैं ऐसे चल रहा हूं समाकलन करने, पर कोण किधर नप रहा है, इधर, ये थीटा 2 किधर नपेगा, इधर, और थीटा 1 किधर नपेगा, उधर, ठीक है। अरे ऊपर तार की लंबाई मुझे पता है L है, ठीक है, इधर कितना भी हो सकता है, इधर कितना भी हो सकता है, तो मुझे पता है इधर थीटा 1 और इधर थीटा 2। तो क्या होगा, मैंने अब इसका समाकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा, के लेमडा अपॉन आर, कॉस थीटा का समाकलन कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है ना, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा, ठीक है, माइनस के थीटा 2 से थीटा। तो क्या कर देंगे, ई बराबर के लेमडा अपॉन आर, क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस के थीटा 2। मैंने क्या कर दिया, लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये साइन जो होता है ना, वो माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देता है, इसलिए अगर कॉस होता है वो माइनस चिन्ह खा जाता, ठीक है, क्योंकि उसकी 0 से पाई होती है, इसकी माइनस पाई/2 से पाई/2 होती है, ठीक है। अरे यार ठीक है ना। तो ये साइन का हमें ये याद रखना है कि जो कॉस है ना, जो साइन है वो माइनस चिन्ह बाहर निकाल देता है, और कॉस होता तो माइनस चिन्ह खा जाता है। तो ये बाहर निकाल देगा माइनस चिन्ह को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई बराबर क्या आ गया, के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये किसके कारण आ गई बेटा, परिमित लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब बात आती है सर अनंत लंबाई के लिए कैसे निकालूं, मुझे तो बस कोण देखना है, ठीक है।
ये इतना समझ में आ गया, नोट कर लो, ठीक है। मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। मैं अनंत लंबाई के तार के कारण यहां कर देता हूं, ठीक है। अनंत लंबाई के तार का कारण कुछ भी नहीं है कि ये अवतार अभी परिमित लंबाई का था तो हम यहां से और यहां तक नाप रहे थे, ठीक है। अब हमको अनंत लंबाई का तार लेना है तो अब यहां से एंगल तो यहीं से नापना है। अब देखो यहां से अनंत का लो, एंगल बदला, कहां तक गए, अनंत लंबाई, ये कैसा हो गया, इसके साथ एंगल कितना हो गया 90, ठीक है। और ऐसे ही हम नीचे आएंगे क्योंकि ना तो हमको ये सिरा पता है और ना ये सिरा पता है, तभी तो अनंत लंबाई होगा। तो ऐसे नीचे आएंगे तो कहां तक चले गए, ऐसे, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया 90 होगा, मतलब θ1 90 और θ2 90। अनंत लंबाई के तार के लिए, कौन से के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए क्या हो जाएगा, θ1 90 और θ2 90, ठीक है। रख दो उस इक्वेशन में, E बराबर k लेमडा अपॉन r साइन 90 प्लस साइन 90, साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो साइन 90 प्लस साइन 90 का मान 1, तो क्या हो जाएगा E बराबर k लेमडा अपॉन r, ठीक है, 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, E बराबर 2k लेमडा अपॉन r। ये आ गई क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है, ठीक है। समझ में आ गई ना बच्चों, एकदम क्लियर होनी चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, नोट कर लो।